बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग डैम ह्यूमन रेस को स्टडी कर रहे थे, इसको डिटेल में देख रहे थे, इसके वर्ड मीनिंग्स देख रहे थे और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन को देख के आगे चल रहे थे। और बेसिकली आपके जो लेक्चर्स मैंने तरतीब दिए हैं वो चैप्टर वाइज हैं। जैसे आपके 20 चैप्टर्स हैं तो 20 लेक्चर्स होंगे हमारे, और हर लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपकी सहूलत हो जाए, आपको आसानी हो जाए। तो हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स तो पढ़ चुके हैं और आज तीसरा और आखिरी पार्ट है। अगर आप पहले 2 पार्ट्स को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए दोनों लिंक्स को क्लिक करके आप वो लेक्चर्स के जो पार्ट्स हैं प्रीवियस, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रीवियस में रिकैप नहीं करूँगी, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था। Man is the only animal that robs his helpless fellow of his country, takes possession of it and drives him out of it or destroys him. Man has done this in all ages. There is not an acre of ground on the globe that is in possession of its rightful owner, or that has not been taken away from owner after owner, cycle after cycle, by force and bloodshed. इंसान वो वाहिद जानवर है जो छीनता है, लूटता है। किससे लूटता है, किससे छीनता है? अपने ही मुल्क के फेलोज जो उसके हैं, अपने ही मुल्क के जो साथी हैं इसके, उसमें जो बेबस लोग हैं उनसे छीनता है। ताकतवर के सामने इसका रौब नहीं चलता, इसका बस नहीं चलता। क्या छीनता है उससे? मिल्कियत छीनता है, कब्जा छीन लेता है, मुल्क छीन लेता है, और या तो इसको बाहर निकाल फेंकता है या उसको तबाह कर देता है। मैन हैज डन दिस इन ऑल एजेस, और सिर्फ ये इसने अभी नहीं किया, इसने हर दौर में ये काम किया है, हर अहद में ये काम किया है। और रुए जमीन पर, ठीक है, रुए जमीन यानी कि जमीन के ऊपर आपको कोई भी 1 एकड़ टुकड़ा जमीन का ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कोई शख्स कह सके कि मैं इसका जायज मालिक हूं। वो एक मालिक से दूसरे मालिक तक साइकिल आफ्टर साइकिल पहुंचता चला आया है। कैसे? कुवत की बुनियाद पे या हुरेजी के जरिए छीना गया है सब कुछ। यानी कि वो राइटफुली नहीं कह सकता कि ये जमीन का टुकड़ा मेरे पास है जी, विदाउट कत्ल गारतगरी मैंने ये मेरे पास हमेशा से है। नहीं, हमेशा एक से दूसरे मालिक तक कैसे पहुंचता चला आया है? कत्ल गारतगरी से या फोर्स से, ताकत से। तो मीनिंग्स देख लीजिए जी। रॉब छीनना, हेल्पलेस बेबस मजबूर बेकस लाचार, पोजेशन मिल्कियत कब्जा, डिस्ट्रॉयज तबाह करना, राइटफुल ओनर जायज मालिक, ठीक है जी, एंड ब्लडशेड यू नो दैट कत्ल गारतगरी या खून बहाना। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? मैन इज द ओनली स्लेव, ये वाहिद जानवर है जो गुलाम है, ठीक है, एंड ही इज द ओनली एनिमल हु इनस्लेव्स, और ये वाहिद जानवर न सिर्फ जो गुलाम है बल्कि दूसरों को भी गुलाम बनाता है। He has always been a slave in one form or another. वो हमेशा से एक या दूसरी सूरत में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सूरत में, हमेशा वो एक शक्ल से या दूसरी शक्ल में, कहीं ना कहीं वो गुलाम रहा है, या इसने दूसरों को गुलाम रखा है, ठीक है, एंड हैज ऑलवेज हेल्ड अदर स्लेव्स इन बॉन्डेज, दूसरों को भी गुलामी रखा है अंडर हिम इन वन वे और अनदर, किसी न किसी शक्ल में। और अगर आज के दौर में देखा जाए, इन आवर डे, ही इज ऑलवेज सम मैन स्लेव फॉर वेजेस, वो किसी दूसरे शख्स का गुलाम होता है। किसके लिए? उजरत के लिए, तनख्वाह के लिए। एंड यानी कि गुलामी आज ही मौजूद है, नाम तब्दील हो गया। एंड डज दैट मैन्स वर्क, और इस गुलामी में क्या होता है? इंसान दूसरे का काम करता है ना, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसको बस मामूली सी उजरत दे दी जाती है। एंड दिस स्लेव हैज़ अदर स्लेव्स अंडर हिम फॉर माइनर वेजेस, यानी कि ये गुलाम खुद भी है, किसी और का काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, पे ले रहा है, और उसके नीचे जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, मजीद जो छोटे नौकर हैं जो छोटी तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी तो गुलामी कर रहे हैं। कोई बड़ा गुलाम है तो कोई छोटा गुलाम है, ठीक है, एंड दे डू हिज वर्क, और वो इनसे अपना काम करवाता है। द हायर एनिमल्स आर द ओनली वंस हु एक्सक्लूसिवली डू देयर ओन वर्क,
वो बड़े खुददार होते हैं जी, वो अपना काम मुकम्मल तौर पे खुद करते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारते हैं और अपनी रोज़ी खुद फराहम करते हैं, टू प्रोवाइड देयर ओन लिविंग। वो किसी से नहीं करवाते, ना किसी को गुलाम रखते हैं, ना खुद किसी की गुलामी करते हैं। तो गुलामी तो एक लो लेवल का एक एट्रीब्यूट है ना, तो इंसान तो बहुत आला है, तो उसमें तो ये एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें ये एट्रीब्यूट है। दिस प्रूव्स दैट ही इज द डिसेंडेंट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स एंड ही बिलोंग्स टू द डैम रेस। नेक्स्ट, मैन इज द ओनली पैट्रियट। अब देखिए पैराग्राफ में आप इसको जरा इसको करेक्टराइज करते जाएं। पहले उसने कहा कि वो छीनता है जी, फिर उसने कहा ये गुलामी करता है, खुद भी गुलाम है, दूसरों को भी गुलाम बनाता है। अब क्या पॉइंट आ रहा है? अब जो मेन पॉइंट आ रहा है वो है जी वतन परस्ती। पैट्रियट यानी मुहिब वतन अपने आप को कहता है, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं। मैन इज द ओनली पैट्रियट, ये वही जानवर जो मुहिब वतन है। चीता आपको मुहिब वतन नहीं मिलेगा, गाय भैंस आपको मुहिब वतन नहीं मिलेगी, इंसान मिलेगा, ठीक है जी, वो तो आला जानवर है ना। अब हम देखते हैं कि ये वतन की मोहब्बत के नाम पे जरा क्या क्या इसने खिलवाड़ मचाए हुए दुनिया में। ही सेट्स हिमसेल्फ अपार्ट इन हिज ओन कंट्री अंडर हिज ओन फ्लैग and sneers at other nations and keeps multitudinous uniform assassins on hand at heavy expense to grab slices of other people's countries and keep them from grabbing slices of his। क्या करता है जी? दुनिया को उसने तकसीम कर लिया हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। कहता है जी ये मेरा मुल्क है, ये मेरा कंट्री है, ठीक है जी। अंडर हिज ओन फ्लैग, एक झंडा लगा दिया जी, ए मेरा कार है, ए मेरा मुल्क है, ठीक है जी। यानी कि उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसको। बचपन में नहीं खेलते थे आप लोग कि जैसे पंजाबी में कहते हैं मलकना, ठीक है, ये जी मेरी मिल्कियत है जी, ये मेरी जगह है, इधर तुम नहीं आ सकते। तो सेम लाइक दैट इसने क्या किया, दुनिया के जो डिफरेंट एरियाज हैं उसको क्या कर लिया उसने उसको ग्रैब कर लिया और कहा है कि जी ये मेरा झंडा है, ये मेरा मुल्क है। और वो दूसरों पे हंसता है, हो तुम देखो जरा, तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है। दूसरी नेशंस के ऊपर उसने उसका तमस्कुर उड़ाना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एंड कीप्स मल्टीट्यूडनस यूनिफॉर्म असैसिन्स, और उसने क्या किया, मल्टीट्यूडनस भारी तादाद में अनगिनत यूनिफॉर्म पहने हुए लोग कौन से? असैसिन्स, कातिल, असैसिनेशन कत्ल करना, ठीक है, और कत्ल होना, और असैसिन्स जो कत्ल करते हैं, यानी कि उसने वर्दी वाले कातिल रख लिए हैं ऑन हैंड अपने पास और हैवी एक्सपेंस में, ठीक है, टू ग्रैब स्लाइसेस ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी मुल्कों के छोटे टुकड़ों पे, ज़मीन के टुकड़ों पे कब्जा करने के लिए, और दूसरों को अपने मुल्क पे कब्जा करने से और अपने मुल्क के टुकड़े होने से बचाने के लिए, यानी या तो एग्रेसिव मोड में या डिफेंसिव मोड में। एंड इन द इंटरवल्स बिटवीन, और जैसे ये उसकी जो जंगो जदल है और ये मुहिमात हैं, जब वो थोड़ा सा उसको वक्फा मिलता है, बीच में सुकून मिलता है, एक जंग और दूसरी जंग के दरमियान थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है, उसमें वो क्या करता है, अपने हाथों से खून से रंगे हुए हैं उनको धो लेता है, मुंह से ज़बानी से पटर पटर करके बोल के इस्लाम मतलब दुनियावी भाईचारा, यूनिवर्सल भाईचारा होना चाहिए, में आपस में मिल के रहना चाहिए, ये वो। अगर आप देखें ना इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है हर जगह। पीस के नाम पे जंगें होती हैं और जंगों के दरमियान में फिर पीस की बात की जाती है और फिर उस पीस को लेके फिर जंगें होती हैं। तो इंसान तो बड़ा आला जानवर है ना, जो इस किस्म की बहुत आला किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है। तो ये तंजिया वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है सारा कुछ। अच्छा जी, कंपेन्स, ही वॉशेज द ब्लड ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों से खून धो लेता है, एंड वर्क्स फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और जी पूरी दुनिया के भाईचारे के लिए वो ज़बानी विद हिज माउथ, अपने मुंह से सिर्फ बात नहीं करता है। मैन इज द रिलीजियस एनिमल। अब जरा वतनियत से निकल के हम आ जाते हैं जी रिलीजन के ऊपर। हर एक पॉइंट को ना उसने नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है, ठीक है, और हम एट द एंड डिस्कस करेंगे, जब मैं चैप्टर एंड कर लूँगी तो इंशाल्लाह जो आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग भी फूड फॉर थॉट है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। आप लोग उसकी सोचो अपनी अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली उसको देखो कि आज मार्क ट्वेन की ऐनक पहन लो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि क्या आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो क्या मार्क ट्वेन की ऐनक के मुताबिक वो सही कह रहा है? फिर मार्क ट्वेन की ऐनक ज़रा निकाल के और अपनी ऐनक से देखो, और फिर अपनी ऐनक को भी निकाल दो और एक न्यूट्रल बंदे की ऐनक से देखो, ठीक है। फिर इन तीनों अप्रोचेस को आप कंपेयर कर दो, ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वो रिलीजन को ले रहा है, मजहब को ले रहा है। मैन इज द रिलीजियस एनिमल। ठीक है जी, इंसान एक मजहबी जानवर है एंड ही इज द ओनली रिलीजियस एनिमल, और ये वाहिद है जो रिलीजियस एनिमल है, सॉरी, और कोई भी नहीं है। ठीक है, ही इज द ओनली एनिमल दैट हैज अ ट्रू रिलीजन। ये वो वाहिद जानवर इसका सच्चा मजहब है। और आगे तंज पे क्या कहेगा, सेवरल होते हैं, एक नहीं है भाई, बहुत सारे हैं सच्चे। ठीक है, ये तंजिया वे में आ गया। ही इज द ओनली एनिमल दैट लव्स हिज नेबर। यह पूरा पैराग्राफ में ना आपको तंज मिलेगा। ठीक है, खास कर ये अगला पॉइंट में, ये वो जानवर है जो अपने नेबर, अपने हमसाए से अपनी जान जितना बहुत प्यार करता है एंड कट्स हिज थ्रॉट, और इसी वजह से उसका गला भी काट देता है इफ़ हिज थियोलॉजी इजंट स्ट्रेट। जब अगर उसकी मजहबियत या उसका जहन, उसका मजहब सीधा ना हो, सही ना हो, तो ये आराम से गला काट देता है, क्योंकि उसे प्यार जो बहुत करता है। और इस काम के लिए ही हैज़ मेड अ ग्रेव यार्ड, उसने बहुत कब्रिस्तान बनाए हुए हैं जी ग्लोब के अंदर, दुनिया के अंदर, इन ट्राइंग हिज ऑनेस्ट बेस्ट, और अपनी वो पूरी दयानतदारी के साथ अपने पूरा 100% बेस्ट देता है टू स्मूथ हिज ब्रदर्स पाथ टू हैप्पीनेस एंड हेवन, कि वो जन्नत में आराम से चला जाए, खुशियों के पास चला जाए। दुनिया में तो बहुत ही मुसीबतें हैं, बहुत टेंशन हैं, तो वो अपने भाई से इतना प्यार करता है कि उसको जन्नत में भेजे, जा भाई तू जन्नत में चला जा, ये दुनिया तेरे लिए नहीं है। तंज समझ आया आपको यहाँ पे? ठीक है जी, दोगलापन। ही वॉज एट इट। अब वो सारा हिस्टोरिकली ना, ये आगे इसको इसका खुलासा करेगा कि ये अभी से नहीं हो रहा, ये हिस्टोरिकली ऐसा ही है इंसान, किन किन वक्तों में ऐसा है वो आगे से आप देखें। ही वॉज एट इट, ये बिल्कुल ऐसा ही था, इसी बात पे कायम था। इन द टाइम ऑफ द कैसार्स। कैसार्स कैसर रोम आपने सुना होगा, जिस तरह फिरौन वगैरह मिस्र के बादशाहों को कहते थे, उसी तरीके से कैसर जो है वो रोम के बादशाहों को कहते थे। रोम, कैसर रोम के ज़माने में भी वो ऐसा था। ही वॉज एट इट इन द टाइम ऑफ द इंक्विजिशन। रोमी अदालतों का दौर चला था उस, क्योंकि उसमें अदालतों का बहुत इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, उसमें भी ये ऐसा था। ही वॉज एट इट, ठीक है, वो भी यही काम कर रहा था। फ्रांस में कपल ऑफ ईयर्स ऑफ सेंचुरीज, यानी सॉरी कपल ऑफ सेंचुरीज यानी कुछ सदियाँ पहले फ्रांस के अंदर भी इसके यही हालात थे, यही वाला काम कर रहा था। क्वीन मैरी इंग्लैंड की थी, उस टाइम पे भी यही कर रहा था। ही हैज़ बीन एट इट एवर सिंस द फर्स्ट। जब उसने आंख खोली, उसने पहली दफ़ा रोशनी को देखा, तब भी वो ये हरकतें कर रहा था। ठीक है, और आज यूनान के मतलब डिफरेंट मुल्कों के नाम लिए जा सकते हैं, तो उसने एक पॉपुलस, एक मशहूर ज़माना जो है ना, यूनानी जजीरे का नाम ले लिया है, कि उसमें भी हरकतें यही फरमा रहा है आज भी वो। ही विल बी एट, और वो उसको पूरा यकीन है मार्क ट्वेन को, वो कह रहा है कल भी वो यही हरकतें कहीं पे कर रहा होगा। द हायर एनिमल्स हैव नो रिलीजन। जो आला किस्म के जानदार होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता जी। ठीक है, एंड वी आर टोल्ड दैट दे आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट इन द हेयर आफ्टर, और हमने ये भी सुना है कि आखिरत में तो जी उनको छोड़ दिया जाएगा। आई वॉन्ट वाई इट सीम्स क्वेश्चनेबल टेस्ट। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है भाई, ये तो काबिल एतराज़ बात है। कहने का मकसद ये है यहाँ पर इस पैराग्राफ में कि रिलीजन तो फिर होना ही नहीं चाहिए ना। रिलीजन एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है अकॉर्डिंग टू दी एनक ऑफ द, जी बिल्कुल, मार्क ट्वेन साहब। यहाँ पे ये बात देखिए, अगर इसको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम देखें तो मार्क ट्वेन हर चीज़ को नेगेटिव ले रहा है, हर चीज़ की नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, हम मानते हैं बहुत सारी बातें उसकी बिल्कुल ठीक हैं, वो नेगेटिव हैं। इंसान देखें, लेकिन हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कभी भी आप एक चीज़ को, बल्कि मैं तो ये कहती होती हूँ, एक चीज़ के 360 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कोई भी पॉइंट होगा, एक पेन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसको आप 360 एंगल से आप देख सकते हैं। ठीक है, और हर एंगल अपने अपने एंगल से, उस एंगल से वो ठीक ही लग रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक एंगल मार्क ट्वेन ने उठाया है और पेसिमिस्टिक और सरकास्टिक होके आयरॉनिकली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर आप रिलीजन को फॉलो करेंगे, हर रिलीजन के अंदर आपको, कोई भी रिलीजन आपको शिदत पसंदी या किसी को मारना या अदम बर्दाश्त नहीं सिखाता, कभी भी, कोई भी रिलीजन। ठीक है, ख्वाह वो इस्लाम हो, ख्वाह वो क्रिश्चियनिटी हो, ख्वाह वो जुदाइज़म हो, ख्वाह वो हिंदुइज़म हो, ख्वाह वो सिखिज़म, कोई भी, बुद्धिज़्म, कोई भी रिलीजन, दुनिया का कोई भी रिलीजन आपको ये चीज़ें नहीं सिखाता, बिल्कुल भी नहीं सिखाता। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसने ये कह दिया कि जी यहाँ पे इस पैराग्राफ से तो यही ज़ाहिर हो रहा है ना कि रिलीजन में आके इंसान ऐसी हरकतें करता है। नहीं, ये इंसान की पर्सनल अप्रोच होती है, ये उसकी पर्सनल जहनियत होती है, तो इसमें आप रिलीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को यहाँ कंसिडर करना चाहिए। एनीवेज, हम तो राइटर की ऐनक लगा के देख रहे हैं, तो अभी हम राइटर की ऐनक को दोबारा लगा लेते हैं और फिर आप
नेक्स्ट आगे राइटर क्या कह रहे हैं जी, मैन इज द रीजनिंग एनिमल। रीजन करना, सोचना, मंतक वाला, अक्ल रखना, सोचने समझने वाला जानवर है। सच इज द क्लेम, ऐसा सिर्फ वो सोचता है, ठीक है, ऐसा सिर्फ इसका दावा है। आई थिंक इट इज ओपन टू डिस्प्यूट, ये जी एक मुतनाज़ा बात है जो ये कर रहा है। क्या चीज़ कि वो सोचता है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, हकीकत में, इंडीड माई एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूवन, उन्होंने तो साबित कर दिया है टू मी दैट ही इज द अनरीजनिंग एनिमल, ये एक ना सोचने वाला जानवर है, बेअकल जानवर है, ठीक है। और मैं ऐसे ये बात नहीं कह रहा भाई, ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री है वो तस्वीर कशी करती है इसकी। नोट हिज हिस्ट्री एज स्केच्ड अबव, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, ये उस बात की गमाज हैं, उस बात की अक्कासी करती हैं, उस बात की तस्वीर कशी करती हैं कि ऐसा नहीं है, ये बेअकल जानवर है। इट सीम्स प्लेन टू मी, ये बिल्कुल सिंपल सी सादा सी मेरे सामने बात है, दैट वट एवर ही इज, वो जो भी कुछ है, इंसान जो भी कुछ है, लेकिन ये सोचने वाला जानवर नहीं है जी, ठीक है। हिज रिकॉर्ड इज द फैंटास्टिक रिकॉर्ड ऑफ अ मैनियक, इसका जो रिकॉर्ड है, इसका जो माजी है, ठीक है, वो क्या है, इसकी जो तारीख है वो एक पागल की तारीख है जी। It considered that the strongest count against his intelligence is the fact that with that record back of him, he blandly sets himself up as the head animal of the lot, whereas by his own standard, he is the bottom one. इसकी जहानत के खिलाफ सबसे मजबूत दलील ये है कि अपनी ही तारीख में वो खुद हठधर्मी के साथ अपने आप को दूसरे जानवरों से अफजल समझता चला आया है हमेशा, हालांकि वो अपने ही स्टैंडर्ड्स, अपने ही मयार के मुताबिक सबसे निचले दर्जे पे मौजूद है। सिर्फ वो क्या करता है, हठधर्मी से ब्लैंडली जो है ना, वो ये कहता है कि जी बस मैं तो आला हूँ, मैं तो आला हूँ, अन्नेवा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ढीठपन में जिद्दी बन के वो कह रहा है कि जी मैं तो आला हूँ। बट अगर उसके अपनी स्टैंडर्ड सेट जो की है ना, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सबसे, इस पूरे मजमे में, इस जानवरों के मजमे में, लॉट में, वो सबसे निचले दर्जे पे मौजूद मिलेगा आपको। इन ट्रूथ मैन इज इनक्रेडिबली फुलिश, हकीकी तौर पे देखा जाए ना, सच तो ये है कि इंसान लाइलाज तौर पे बेवकूफ़ है, यानी ऐसा बेवकूफ़ है जिसका इलाज भी नहीं है, इतना बेवकूफ़ है। क्यों? सिंपल थिंग्स विच द अदर एनिमल्स इजीली लर्न, सिंपल जो सादा सी चीज़ें हैं जो कि दूसरे जानवर बड़े आसानी से समझ लेते हैं, इंसान उनको भी सीखने का अहल नहीं है, नाअहल है, वो लर्निंग नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता, जो कि दूसरे जानवर आराम से समझ लेते हैं। अमंग माई एक्सपेरिमेंट्स वॉज दिस, अब मेरे एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट भी ये था, अभी आगे वो एक्सप्लेन करेगा। इन एन आवर आई टॉट अ कैट एंड अ डॉग टू बी फ्रेंड्स, मैंने 1 घंटे में एक कुत्ते बिल्ली को दोस्त बनाना सिखा दिया। आई पुट देम इन अ केज, मैंने उनको एक पिंजरे में डाला। इन अनदर आवर आई टॉट देम टू बी फ्रेंड्स विद अ रैबिट, एक और घंटे में मैंने उनको किसका दोस्त बना दिया जी, खरगोश की दोस्ती सिखा दी। इन द कोर्स ऑफ 2 डेज, 2 दिनों में मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें फॉक्स भी ऐड कर दी, लोमड़ी, गूज यानी कि राजहंस बड़ा वाला जो होता है बगला, वो भी ऐड कर दिया, स्क्विरल, लोमड़ी भी ऐड कर दी, ठीक है जी, डव्स और कुछ मैंने इसमें फख्ताएं भी ऐड कर दी। फाइनली अ मंकी, और आखिरकार एक बंदर भी डाल दिया। दे लिव टुगेदर इन पीस इवन अफेक्शनेटली, वो बड़े अमन सुकून से रहे, बल्कि बड़ी मोहब्बत से रहे, शफकत से रहे। अब आगे मैंने क्या किया जी, नेक्स्ट इन another cage, I confined an Irish Catholic from Tipperary. And as soon as he seemed tame, जैसे कि मुझे लगा कि वो उसको मैंने सिधा लिया है, ठीक है, तो क्या किया मैंने, I added a Scotch Presbyterian from Aberdeen, sorry. And then next, a Turk from Constantinople, a Greek Christian from Crete, an Armenian, a Methodist from the wilds of Arkansas, a Buddhist from China, a Brahmin from Benares, finally a Salvation Army colonel from Vaping. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या, किन किन लोगों का नाम लिया है यहाँ पे उसने,
उसने आयरिश कैथोलिक को डाल, अब यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको कि जैसे डिफरेंट फ़िरके होते हैं इस्लाम के अंदर, ऐसे ही आपके पास क्रिश्चियनिटी में भी डिफरेंट फ़िरके हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं और आपके पास कैथलिक्स और भी बहुत सारे हैं। तो कैथलिक्स जो हैं मतलब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं ना आपके पास डिफरेंट इलाकों के, जो एक्सट्रीम ये में अपना रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन ग्रुप्स के इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसने एक पिंजरे के अंदर डाल दिया, ठीक है जी। उसमें अब ये बता रहा है कि कैथलिक लिया मैंने एक, ठीक है जी, आयरलैंड का रहने वाला, और फिर उसके बाद एबिडियन का एक स्कॉच प्रेसिटेरियन को ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद उसने कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की से एक तुर्क को ले लिया जी। फिर क्रीट अभी हमने डिस्कस किया, यूनान का एक ईसाई ले लिया उसने, और आर्मीनिया का रहने वाला आर्मीनियन ले लिया, ठीक है। अरकनसस के जंगलात में से उसने मेथोडिस्ट को ले लिया, चाइना में से एक बुद्ध को ले लिया, और बनारस यानी इंडिया में से एक ब्राह्मण को ले लिया, ठीक है जी। मतलब सारी वो जो अपने अपने लेवल के ऊपर एक्सट्रीम और हाईली पायस और हाई लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स के। और आखिर में इसने क्या कर लिया जी, विपिंग के सॉल्वेशन आर्मी ऐसी आर्मी होती है जो कि मज़हब की तबलीग करने वाली जो जमात होती है या जो फ़ौज है, उसके एक कर्नल यानी उसके भी एक तबलीग करने वाले बड़े इंसान को ले लिया मैंने, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं 2 दिन इनसे अलग रहा, ठीक है जी। देन आई स्टेड अवे 2 होल डेज, व्हेन आई केम बैक टू नोट रिजल्ट्स। जब मैं नतीजे देखने आया तो मुझे क्या पता चला जी, कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स थे, जो हायर जिसमें वो जानवर थे, जिसमें आपके पास लोमड़ी बिल्ली वगैरह वो सारे मौजूद थे, उनका जो पिंजरा था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, ठीक है। बट इन द अदर देयर वाज बट अ chaos of gory odds and ends of turbans and pheasants and plates and bones and flesh, not a specimen left alive. These reasoning animals had disagreed on the logical detail and carried the matter to a higher court. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दूसरे पिंजरे में क्या हुआ, बदनज़मी के साथ खून, जंगो जदल होने के बाद पगड़ियाँ फैली हुई थी, टोपियाँ फैली हुई थी और हड्डियाँ और गोश्त फैला, और कोई एक भी इंसान, कोई एक भी जानवर, कोई एक भी जानदार उसमें जिंदा नहीं था, यानी इंसान जिंदा नहीं था। और ये जो सोचने वाले जानवर हैं, हुआ क्या इनके साथ कि इन्होंने किसी मजहबी एक बात पे इख्तलाफ हो गया इनका, तो इन्होंने कहा चलो जी अल्लाह की अदालत में चलते हैं ऊपर, दुनिया में तो हमारा हल नहीं है, फ़ौरन मारो एक दूसरे को और ऊपर पहुंचाओ, ठीक है, फ़ौरन उधर चलते हैं, तंजिया वे, सरकास्टिक वे में, ठीक है जी। ये नोट आउट कर लें, केओस, बदनज़मी, गौरी खूनी, और वैसे तो मुश्किलात होती हैं यहाँ पे जंगों के वे में इस्तेमाल होगा, टर्बन्स पगड़ियाँ, यानी कहते हैं ना कि किसी की पगड़ी हमारा शिमला ऊंचा रहे, पगड़ी नाक ऊंची रहे, ठीक है, तो ये उस वे में आ रहा है। वो सारी टोपियाँ पगड़ियाँ उनकी यहीं रह गई, ठीक है, और वहाँ पे हड्डियाँ और खून जो उनका बिखरा पड़ा हुआ था उसकी जो है ढेरियाँ लगी हुई थी, ठीक है। और साथ में क्या था जी कि ये इन्होंने किस बात पे इख्तलाफ हो गया था इनका, किसी मजहबी बात पे इख्तलाफ हो गया था, और इन्होंने कहा चलो जी आला अदालत में, अल्लाह के अदालत में चलते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा जी, यहाँ पे आप प्लेट का भी यूज़ कर लीजिए, मीनिंग नोट कर लीजिए, मलगूबा मिक्सचर, ठीक है जी। वन इज obliged to concede that in true loftiness of character, man cannot claim to approach even the meanest of the higher animals. एक आदमी ये बात मानने पर मजबूर है, ठीक है, मजबूर है कि कैरेक्टर की जो बुलंदी है, किरदार की जो हकीकी बुलंदी है, उस ग्राउंड के लिहाज से अगर इंसान को देखा जाए तो आला जानवरों को जो सबसे अदना तरीन दर्जा होता है उस तक भी ये नहीं पहुंच सकता, ठीक है। जो उनका आला जानवरों का जो सबसे घटिया तरीन दर्जा है ना कैरेक्टर के हिसाब से, वहां तक भी इंसान नहीं पहुंच सकता। इट इज प्लेन दैट ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल of approaching that altitude, that he is constitutionally afflicted with a defect which must make such approach forever impossible, for it is manifest that this defect is permanent in him, indestructible and ineradicable. यानी जिस्मानी तौर पे तो इंसान जो है वो उस बुलंदी तक पहुंच ही नहीं सकता, जिस्मानी बनावट, कॉन्स्टिट्यूशन जिस्मानी बनावट, ठीक है जी, के लिहाज से इसमें एक ऐसी खराबी है, एक ऐसा डिफेक्ट है कि जो उसको वहां तक पहुंचने से रोकेगा हमेशा, और इसके लिए वो चीज़ नामुमकिन रहेगी कि वो उस आला दर्जे तक पहुंच पाए, क्योंकि ये खराबी इस पर मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली मौजूद है, जो कि कभी ख़त्म नहीं की जा सकती और कभी भी इसमें से निकाली नहीं जा सकती। अब आखिर में वो बताएगा, इस पैराग्राफ में उसे बेस बनाई है लास्ट डिस्कशन जो इसके एक एसेंस है
पूरा इस चैप्टर का भी आप कह सकते हैं कि वो क्यों ऐसा समझता है। आई फाइंड दिस डिफेक्ट टू बी द मोरल सेंस। ठीक है, वो क्या कहता है, मॉरल सेंस जो है वो इसका डिफेक्ट है जी, बुनियादी तौर पे अखलाकी हिस्स। ही इज द ओनली एनिमल दैट हैज इट। ये दुनिया का वाहिद जानवर है जिसमें इखलाकी हिस्स मौजूद है। ठीक है, इट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज डिग्रेडेशन। इसकी तनज़ुली की बुनियादी वजह, इसका राज यही है, मॉरल सेंस। इट इज़ द क्वालिटी विच इनेबल्स हिम टू डू द रॉन्ग। ये वो खूबी या वो आपके पास कैरेक्टर है, वो ट्रेट है जो कि इसको गलत काम करने के काबिल बनाती है। इट हैज़ नो अदर ऑफिस। इसका और कोई ऑफिस नहीं है, मतलब ऑफिस में यानी इसका कोई और काम नहीं है सवाए इसके। ठीक है, इट इज़ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन। ये कुछ और कर ही नहीं सकता, ये बनाया इसी के लिए गया है। इट कुड नेवर हैव बीन इंटेंडेड टू परफॉर्म एनी अदर। इसके अंदर ऐसी खूबी नहीं है, इसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कोई और काम ये कर सके। ठीक है, विदाउट इट, इसके बगैर, मैन कुड डू नो रॉन्ग। इसके बगैर इंसान कोई गलत काम नहीं कर सकता। किसके बगैर जी? मॉरल सेंस नहीं होगी, गलत काम नहीं करेगा। मॉरल सेंस है, गलत काम करेगा। ही वुड राइज एट वंस टू द लेवल ऑफ द हायर एनिमल। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास ये मौजूद हो और वो गलत काम ना करे और आला दर्जे के जानवर तक पहुंचे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सिंस द मॉरल सेंस हैज बट द वन ऑफिस, द वन कैपेसिटी टू enable man to do wrong, it is plainly without value to him. It is as valueless to him as is disease. In fact, it manifestly is a disease. चूंकि इंसान इखलाकी हिस्स का सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है कि वो इंसान को गलत काम करने के काबिल बनाती है। तो सिंपल सी बात है, फिर सादा सी बात है कि ये कोई काबिल कदर वैल्यू वाली चीज़ तो नहीं है ना इंसान के लिए। ये वैल्यू वाली चीज़ नहीं है। जैसे बिल्कुल ऐसी जैसे कोई बीमारी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती, नुकसान पहुँचाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही एक बीमारी है, बल्कि ये एक्चुअली बीमारी है। ठीक है, आगे कैसे, एक्सक्यूज मी, आगे कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेबीज इज बैड, बट इट इज नॉट सो बैड एज दिस डिजीज, as this disease. Okay, I misplaced my line. As this disease, rabies enables a man to do a thing which he could not do when in a healthy state. Kill his neighbor with a poisonous bite. No one is the better man for having rabies. The moral sense enables a man to do wrong. It enables him to do wrong in 1,000 ways. थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलूँ, रेबीज़ क्या होती है जी। रेबीज़ एक डिजीज़ है जो कि पागल कुत्ते के काटने से होती है, हड़कायापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पागल कुत्ते के काटने से जो हड़कायापन डिजीज़ होती है वो तो बुरा है, ठीक है, लेकिन इस बीमारी जितना बुरा वो भी नहीं है। यानी कि मॉरल सेंस को बीमारी कह दिया ना, उससे अब कंपेयर करेगा, उससे मतलब ये वो पागलपन कुत्ते का काटा हुआ बुरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें रेबीज़ में क्या होता है कि इंसान वो कुछ करता है जो कि नॉर्मल सेहतमंद हालत में इंसान नहीं करता। ठीक है, और वो अपने पड़ोसी के को काट के जहर की बदौलत जान से भी मार सकता है। यानी इसको इसके अंदर इतना जहर भर जाता है इंसान के अंदर इस डिजीज़ में कि किसी को काट ले तो फिर वो उसको उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उस रेबीज़ से आदमी जो है वो बेहतर इंसान बन जाता है। इखलाकी हिस्स में ऐसा नहीं होता। इखलाकी हिस्स एक आदमी को गलत काम करने के काबिल बनाती है, ठीक है, और एक तरीके से नहीं 1000 तरीके से गलत काम करने के काबिल बना देती है। तो इखलाकी हिस्स के मुकाबले में जो रेबीज़ है वो एक बेचारी मासूम सी बीमारी है। ठीक है, रेबीज़ इज एन innocent disease compared to the moral sense. No one then can be better man for having the moral sense. What now do we find the primal curse to have been plainly what it was in the beginning, the infliction upon the man of moral sense the ability to distinguish good from evil, and with it necessarily
the ability to do evil, for there can be no evil act without the presence of consciousness of it in the doer of it. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मासूम सी बीमारी है जी हड़कायापन इखलाकी हिस्स के मुकाबले में। तो इखलाकी हिस्स जो है वो उसके साथ कोई भी इंसान अच्छा इंसान तो नहीं बन सकता, बेहतर इंसान नहीं बन सकता। अब इससे बड़ी लानत और क्या रही होगी कि ज़ाहिरी तौर पर तो शुरू में ये क्या थी, इखलाकी इसका क्या था, इखलाकी इसका इंसान को मिल जाना, इसको अच्छी और बुरी की तमीज़ बताना था ना कि ये अच्छा है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन इसके साथ जैसे इंसान को ये चीज़ मिली कि अच्छे और बुरे की तमीज़, सही और गलत का मतलब एक उसको तमीज़ मिल गई, उसके जहन में उसकी एबिलिटी आ गई कि वो गलत और सही में एक डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, तो साथ ही लाजमी तौर पर बुराई करने की सलाहियत भी इसको मिल गई कि इट हैज़ फ्री विल, कि जो चाहे मर्जी कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही जब ये इसको सलाहियत मिली, तो जब सलाहियत ना हो तो देखें तब तक तो बुराई नहीं हो सकती ना, बुराई करने की सलाहियत ही नहीं है तो बुराई नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन जब बुराई करने की टेंडेंसी मिल गई, सलाहियत मिल गई, तो ही क्या हुआ, बुराई भी अमल में आ गई, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि कोई भी बुराई इस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक कि इस बुराई को करने का शऊर ना दिया जाए। जैसे हमने वो कैट वाला पढ़ा था, ठीक है, कि कैट अगर इस तरह का काम करती है, वो अगर करेक्टर के लिहाज से लूज है तो उसको शऊर नहीं है, ठीक है, वो सोचे समझे बगैर, उसको उसकी कोई समझ नहीं है तो उसके बगैर वो काम करती है। लेकिन इंसान के पास शऊर है, उसके बावजूद जब इंसान ये वाले काम करता है तो वो एक लोअर कास्ट है, वो एक डैम ह्यूमन रेस है। अब आपको खुलासा समझ आया पूरे चैप्टर का कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो इंसान को बता दिया ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, राइट एंड रॉन्ग बता दिया, ठीक है। जब राइट एंड रॉन्ग बता दिया गया है तो साथ में उसको इख्तियार भी दे दिया गया कि राइट करना है या रॉन्ग करना है, और उसको समझ दी गई ना, उसको शऊर दिया गया। बेसिकली तो ये खेल है सारा कॉन्शियसनेस का। जब उसको कॉन्शियसनेस दे दी गई तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई कि अब उससे अपनी कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हुए अच्छा काम करना है। तो यहाँ पे तंजिया वे में सरकास्टिकली वो कह रहे हैं जी कि ये जो मॉरल सेंस है, जो अखलाकी कदरें हैं आप लोगों की, यही फसाद की जड़ है। इसी वजह से इंसान जो है ना वो तरले दर्जे का जानवर बन चुका है, ठीक है। तो आपको एक इसमें सरकास्टिक वे नज़र आ रहा है ना, ठीक है, कि एक्चुअली ऐसी चीज़ नहीं है। मॉरल सेंस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इंसान के लिए ये गलत चीज़ बन चुकी है क्योंकि इंसान ने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वो एक चीज़ होती है ना, जैसे कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते जाएं कि अगर किसी के हाथ में कोई चीज़, बर्तन पकड़ा हुआ कांच का सपोज़, और बाहर बेल बजी है, ठीक है, तो वो तेज़ी से भागा और उसके हाथ से वो कांच का बर्तन गिर जाए, ये एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ आपको रैंडमली, तो गिर जाए तो फिर वो क्या कहेगा, ओहो ये बेल बजी है जिसकी वजह से मेरे हाथ से बर्तन गिरा है, ओहो ये बंदा ना आता तो मेरे हाथ से बर्तन ना गिरता। अच्छा उस बंदे से पूछेगा, वो कहेगा जी फलां ने मुझे, ओ फलां ये काम ना करता, अच्छा जी फलां, अच्छा फिर आखिर में कहता है कि तुम पैदा ही ना होते तो ये ना होता, मेरे से ही बर्तन ना गिरता, ठीक है। मतलब इलॉजिकल बात है ना, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी मार्क ट्वेन यही बात कर रहा है कि जी आपकी जो मॉरल सेंस है एक्चुअली यही फसाद की जड़ है। मॉरल सेंस ना होती, ना आपको मॉरल सेंस का पता होता, ना आपको राइट एंड रॉन्ग का पता होता, ना आपको जब राइट रॉन्ग का समझ दी गई तो आपको रॉन्ग करने की भी एबिलिटी दी गई और राइट करने की भी एबिलिटी दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्शियसनेस को या फिर मॉरल सेंस को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन यहाँ पे ये ठहरा के क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सरकास्टिक वे में इसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान क्या कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसका एक बेसिक थीम है। आगे क्या बता रहे हैं, एंड सो आई फाइंड दैट वी हैव डिसेंडेंट एंड डीजेनरेटेड फ्रॉम सम फॉर एंसेस्टर। मैंने इन सारी चीज़ों से ये नतीजा अखज़ किया है जी, ठीक है, मुझे ये पता चला है कि हम किसी दूर दराज, किसी बहुत दूर दराज, फार बहुत दूर, ठीक है, अबाव इंसेस्टर अबाव अजदाद से हम लोग डीजेनरेट यानी जलील व ख्वार हो के हम डिसेंड हुए हैं, यानी तनज़ुल हमारा हुआ है। सम माइक्रोस्कोपिक एटम वैंडरिंग, यानी कि कुछ माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप आपको पता है ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे आप छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक एटम को देख के जो कि ऐसे ही घूम रहा होता है, वैंडरिंग कर रहा होता है। इट्स प्लेजर बिटवीन द माइटी हॉराइजन्स ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, के जो किसी ऐसे खुर्दबीनी जौहर यानी एटम, यानी सबसे छोटी चीज़ एटम से जो इत्तफाकिया तौर पे एक्सीडेंटली, ठीक है, पानी के कतरे के
किनारों के ऊपर और प्लेजर अपनी खुशी से घूम फिर रहा होता है। कोई ऐसा एटम आप देख लें कि एक कतरा हो पानी का, उसके अंदर वो ऐसे ही तैरता फिर रहा हो इधर-उधर, यानी इतनी छोटी-सी चीज़ की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? उसके साथ शायद शायद वो, ठीक है? या फिर क्या है? हशरात, insects by insect, animal by animal, reptile by reptile, down the long highway of speechless innocence, till we have reached the bottom stage of development, nameable as the human being. Below us, nothing. यानी कि इंसान किसी पानी के कतरे में एक छोटे से मौजूद एटम, ये जो कि ऐसे ही अपनी खुली वसतों के अंदर घूम रहा है, अपनी मर्जी से खुशी से उछल कूद रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, शायद वहां से होते हुए हम इंसेक्ट बने, इंसेक्ट से होते हुए हम डिफरेंट जानवरों की नस्लों में, एनिमल बाय एनिमल, रेप्टाइल रेंगने वाले जानवरों से फिर मजीद चलते चलते एक बड़ा लंबा सा रास्ता हम तय करके आए हैं, बेदाग मासूमियत का। एक बहुत लंबी सड़क थी, स्पेशलेस बेदाग पाकीज़ा इनोसेंस मासूमियत की, क्योंकि उन जानवरों की वो सड़क थी, उन जानवरों की अंदर वो सारी बेदाग मासूमियत पाई जाती थी। हत्ता कि हम इस जगह पे पहुंच गए, इस सड़क की उस बुनियादी बॉटम पे पहुंच गए, निचली तह पे पहुंच गए कि जहां पर ये कोई भी मासूमियत, कोई भी बेदागपन और कोई भी पाकीज़गी नहीं बची। और इस निचले लेवल को हम क्या नाम देते हैं? इस निचले लेवल को हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं इंसान। इसको इंसान के नाम से पुकारा जाता है, नेमेबल पुकारा जाता है इंसान के नाम से। और बिलो अस, हमसे नीचे, यकीन जानिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये आपका चैप्टर का एंड हो गया जी। होपफुली आपको इसकी बेसिक थीम समझ आ गई होगी, द डैम ह्यूमन रेस। इसमें एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है, इंसानी खराबियों को हाईलाइट किया गया है और एंड में कंक्लूड करने की कोशिश की गई है कि इसकी पीछे बेसिक वजह क्या है। और अगर आप गौर से देखें ना, तो इसके अंदर इसका सोल्यूशन भी बता दिया गया है कि मॉरल सेंस जो है उसके ऊपर अगर इंसान सही प्रॉपरली अमल करे, तंज़ीह तौर पे तो कह दिया है इंसान को गलत दिलाने के लिए कि ये मॉरल सेंस है भाई तुम्हारी, इसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हम इस मॉरल सेंस को इस्तेमाल करें, अपनी कॉन्शियसनेस को ही इस्तेमाल करें, तो हम ये सारी बेवकूफ़ियाँ जिनको एग्जाम्पल के तौर पर मार्क ट्वेन ने इस चैप्टर में पेश किया है, वो हरगिज़ नहीं करेंगे। और इंसान अपनी जो आला ज़रफ़ी है या अपना जो शर्फ़ है जो उसने खो दिया है, उसको पा लेगा। देखिए इस्लाम में अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इंसान से कहेंगे लाओ अपनी मासूमियत मुझे दो, ठीक है? तो वो जो मासूमियत है, अल्लाह ताला ने हमें इनोसेंट बना के भेजा था। इस दुनिया में आके फिर अल्लाह ताला हमें कॉन्शियस, जिसे ये मार्क ट्वेन ने भी कहा कि अल्लाह ताला ने कॉन्शियस दे दिया इंसान को, ठीक है? राइट रॉन्ग करने की तमीज़ दे दी इंसान को और इंसान को बता दिया कि ये ठीक है, ये गलत है और इस कॉन्शियस के साथ इंसान को फ्री विल भी दे दी। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो सबको ही फिर अल्लाह ताला नेक बना देता या सीधी रास्ते पे चला देता। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अल्लाह ज़ालिम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ज़ुल्म नहीं फरमाता कि तमाम को ज़बरदस्ती आप नेक रास्ते पे चलाएं। अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया इंसान को। अब ये इंसान के ऊपर है कैसे इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हुए, अखलाकी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी मासूमियत की हिफाजत करता है, उसको बरकरार रखता है। दिस इज़ अ टेस्ट ना, इस दुनिया में हम आए हैं, ठीक है? और एट द एंड जो अल्लाह ताला ने हमें मासूमियत दी है, उसको अल्लाह ताला देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे कितना हमने उसके अंदर से उसको पोल्यूट किया है और कितने हम नीचे दर्जे पे पहुँचे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी ग्रेडिंग होगी और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए और हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स और जो हमारी अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करे और हम डैम ह्यूमन रेस ना हों, बल्कि हम अशरफुल मखलूक़ात का सही मानों में शर्फ जो है पूरा कर सकें। तो ये बेटे एक बिलबाब्त इसका खुलासा था। एंड नेक्स्ट कम द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो following question can be asked in the exam. Man is usually called the highest animal on the basis of intelligence. What are specific traits that make him the lowest animal for Twain? यानी कि ट्रेन के अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि इंसान को तो कहा जाता है हाईएस्ट एनिमल, लेकिन इसने जो जो ट्रेड्स बताए ना जो पैराग्राफ्स में, आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे इट इज़ द ओनली एनिमल हु ब्लशेस, और ये पैट्रियट है, वाहिद ऑर्गेनिज्म। ये इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं इनको आप इनलिस्ट कर लीजिए और एग्जांपल्स के साथ साथ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं जी, हाउ डज ट्वेन ट्राई टू शॉक द रीडर्स, what might be his purpose in using this technique? ये भी मैंने डिस्कस भी किया है कि वो ऐसा करके, ऐसा तंज करके कि इंसान हैरान रह जाता है कि यार ऐसा नहीं है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेन कर रहा है तो इंसान को सोचने में मजबूर कर दे कि इंसान उससे इख्तलाफ करे और फिर वो उसको शॉक करता है रीडर को,
ठीक है। तो ट्वेन आपको इस चैप्टर में हर पैराग्राफ में शॉक किया होगा उसने कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इंसान, ठीक है। तो वो जब शॉक किया है और आप वो सोच भी नहीं सकते थे जो ट्वेन ने सोचा, तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसका मकसद क्या था बुनियादी तौर पे, इसको मैंने बिटवीन द लाइन्स एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, इसको भी सोचना है। नेक्स्ट है जी, पॉइंट आउट सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस atrocities referred to in the essay by author. Has Twain gone overboard here, and or does man deserve this attack? तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस जुल्मों का जिक्र किया, मजालिम का जिक्र किया कि इंसान ने ये किया, एग्जांपल्स के साथ नाम दे दे के। तो क्या यहाँ मार्क ट्वेन बहुत ज़्यादा हद से बाहर तो नहीं चला गया, बढ़ तो नहीं गया, उसने ज़्यादती तो नहीं कर दी, या फिर इंसान के ऊपर ये हमला जो उसने किया है मार्क ट्वेन ने कि इंसान के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी किया वो बिल्कुल ठीक है, हक बजानिब है, ठीक है जी। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये फोर में यहाँ पे हैं। फोर्थ वन क्या है जी, दिस एसे वॉज रिटन इन अर्ली 1900s, इज इट ट्रू टुडे? क्या आज के दौर में ये सही है, सच है, ठीक है? हैव पीपल इम्प्रूव इन सेंचुरीज टाइम? आपको क्या लगता है, इम्प्रूव किया इंसान ने या इंसान तनज़्ज़ुली के शिकार हुआ है? तो दैट वाज ऑल अबाउट द डैम ह्यूमन रेस। होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर मैं सिंपल वे में समझाने के काबिल हो पाई हूँ। इसका एसेंस जब तक इंसान नहीं समझेगा तो उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यही मैंने स्टार्ट में कहा था और यही मैं अभी भी कहूँगी, और यही मेरा स्टाइल रहेगा थ्रू आउट, जो जितनी भी बुक को मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। होपफुली आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है या बेहतर लगी है, तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरों को रिकमेंड भी कर लीजिए, और जाने से पहले ये घंटी ज़रूर बजाते जाइएगा, क्योंकि ये घंटी बजाने से ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको मेरी वीडियोस जो हैं जैसे ही मैं पोस्ट करूँगी वो ईजीली मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।